गरीबी का कफन प्रेमचंद की सबसे मार्मिक, करुण और यथार्थवादी कहानियों में से एक है। यह कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन की कटु सच्चाइयों को बेझिझक उजागर करती है, जहां गरीबी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मनुष्यता को भी निगल जाती है। कहानी के केंद्र में दो पात्र हैं, घीसू और उसका पुत्र माधव। दोनों पेशे से चमार हैं, परंतु कामचोर, आलसी और हर कठिनाई को किस्मत पर डाल देने वाले। इस कहानी का मुख्य संघर्ष यह है कि गरीबी का कितना गहरा प्रभाव इंसान की संवेदनाओं पर पड़ सकता है। क्या भूख और अभाव इंसान को इतना निर्दयी बना देते हैं कि वह अपनी बहू पत्नी की मौत पर भी आंसू नहीं बहा पाता? इसी कटु प्रश्न को कहानी बेहद सूक्ष्मता से प्रस्तुत करती है। कथानक की शुरुआत। घीसू माधव का जीवन कहानी आरंभ होती है एक जर्जर, टूटी फूटी कुटिया से, जहां घीसू और माधव एक भुने हुए आलू खाते हुए दिखाए जाते हैं। यह दृश्य कहानी की गरीबी, बदहाली और बेरोजगारी को तुरंत सामने ले आता है। घीसू और माधव पिता पुत्र होकर भी एक जैसे आलसी और कामचोर हैं। गांव में उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल खराब है। कोई उन्हें काम नहीं देता क्योंकि वे मेहनत करने से कतराते हैं और छोटी सी मजदूरी मिलने के बाद कई दिन तक कोई काम नहीं करते। घीसू का अतीत। घीसू अपने पुराने दिनों को याद करता है। किस तरह वह ठाकुर के खेत में काम करता था, कैसे उसने एक बार मेहनत की थी, लेकिन फिर मजदूरी रोक दिए जाने पर उसने ठाना कि अब कभी इतनी मेहनत नहीं करेगा। इसी अनुभव ने उसे पूरी तरह से कामचोर बना दिया। माधव की वर्तमान स्थिति। माधव की पत्नी बुद्धिया, जो गर्भवती है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव बाहर आग के पास बैठकर आलू सेंक रहा है। घीसू उसे समझाता भी है कि अंदर जाकर पत्नी को देखो, लेकिन वह टाल देता है क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे कुछ करने को कह देगा और उसे काम करना पड़ेगा। बुद्धिया की प्रसव पीड़ा। कुटिया के अंदर से बुद्धिया की दर्द भरी आवाजें आती हैं, लेकिन दोनों में से कोई अंदर नहीं जाता। बाहर ठंडी हवा चल रही है और दोनों आलू खाते हुए कहानी करते हैं कि गांव में किस तरह की दावतें होती हैं, कहाँ बेहतरीन खाना मिलता था। यह दृश्य इस बात का गहरा प्रतीक है कि भूख ने इनके मन को इतना कठोर कर दिया है कि वे मनुष्य धर्म तक भूल चुके हैं। रात का बीतना और बुद्धिया का अंत रात बीतती है। दर्द की आवाजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं और अंततः सुबह होने पर दोनों देखते हैं कि बुद्धिया की मृत्यु हो चुकी है। अब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शव के लिए कफन कैसे लाया जाए। दोनों के पास पैसे नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जब घीसू और माधव गांव में जाकर लोगों से मदद मांगते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे दोनों को निकम्मा और बेदिल जानते हैं। फिर भी बुद्धिया की मौत का ख्याल आकर गांव वाले कुछ रुपए ढेला जोड़कर दे देते हैं ताकि कफन खरीदा जा सके और अंतिम संस्कार हो सके। गांव में यह चर्चा भी चलती है कि बुद्धिया कितनी अच्छी थी, मेहनती, सहनशील और अपने पति पिता की आदतों के बावजूद बिना शिकायत के जीने वाली। दान में मिले पैसे लगभग 5 रुपये और अनाज आदि मिलकर कुल 7-8 रुपये की सहायता मिलती है। गरीब के लिए यह रकम बहुत होती है। घीसू और माधव सोचते हैं कि बाजार जाकर एक अच्छा कफन खरीदा जाए, लेकिन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वे निर्णय लेते हैं कि कफन तो वैसे भी जल ही जाएगा, तो क्यों ना आज पेट भरकर अच्छे से खाना खा लिया जाए। यह वही क्षण है जहां कहानी का चरित्र चित्रण अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। मदिरालय का दृश्य। दोनों बाजार जाते हुए रास्ते में एक शराब की दुकान के पास पहुंचते हैं। माधव हिचकिचाता है, पर घीसू उसे उकसाता है। कफन तो जलेगा, लेकिन पेट भर खाना हमारी जरूरत है। यही जिंदगी फिर मिलेगी क्या? वे पैसे से शराब, पकवान, पूरी, सब्जी और मिठाई खरीदते हैं, पेट भरकर खाते हैं, शराब पीते हैं और जीवन में पहली बार ऐसा लगता है कि वे संपन्न हैं। इस दृश्य में प्रेमचंद बेहद गहरी विडंबना दिखाते हैं। एक तरफ घर में पत्नी बहू का मृत शरीर पड़ा है, दूसरी तरफ ये दोनों महफिल जैसा आनंद मना रहे हैं। घीसू की दार्शनिक बातें। शराब पीते हुए घीसू जीवन की विवशताएं, गरीबी और किस्मत का रोना रोता है। वह कहता है, हम गरीबों के लिए दुनिया में सुख कहाँ, आज जो मिल गया वही सही है। उनकी तृप्ति, भोजन और शराब का आनंद उनके मन की संवेदनहीनता को और उभारता है। दोनों इस बात पर गर्व भी करते हैं कि उन्होंने बुद्धिया के लिए दान में मिले पैसों को अपने खाने पीने में खर्च कर दिया। अंतिम समझौता। दोनों नशे में चूर होकर दुकान के बाहर सो जाते हैं। रात में उन्हें लगता है कि बुद्धिया की आत्मा उन पर हंस रही है, जैसे कह रही हो,
तुम लोग मेरे शव के लिए मिले पैसों से मजे कर रहे हो। लेकिन दोनों इसका भी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह गरीब थी, ऐसे ही घर में जली भुनी चली गई। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शायद वे दोनों इसी तरह के कामचोर जीवन के लिए बने हैं। कहानी का संदेश और विश्लेषण। 1. गरीबी और अमानवीकरण। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अत्यधिक गरीबी इंसान को मनुष्य होने की मूल संवेदनाओं से भी वंचित कर देती है। घीसू और माधव बुरे नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन इतना अभावपूर्ण है कि वे रिश्तों, भावनाओं, कर्तव्यों, सबको भूख और शराब के नीचे दबा देते हैं। 2. सामाजिक ढांचे की आलोचना। कहानी यह भी दिखाती है कि समाज गरीबों की मदद करता है, लेकिन असल में यह मदद उनके दुख को मिटाने में असमर्थ रहती है। गांव वालों ने कफन के लिए पैसे दिए, लेकिन यह केवल सामाजिक परंपरा निभाने के लिए किया गया कार्य था। 3. करुणा के नाम पर पाखंड गांव वाले बुद्धिया की प्रशंसा करते हैं, परंतु उसके जीवित रहने के समय किसी ने उसे उन्नत जीवन देने का प्रयास नहीं किया। 4. घीसू और माधव का मनोवैज्ञानिक चित्रण। उनकी मानसिकता वर्षों की गरीबी, भूख और निराशा से बनी है। उन्हें मृत्यु पर शोक जताना भी एक फालतू काम लगता है। 5. कफन का प्रतीक। कफन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मृतक के सम्मान का प्रतीक है, यह सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, लेकिन घीसू और माधव इसे केवल जली हुई चीज मानते हैं। उनके लिए कफन की कोई भावनात्मक महत्ता नहीं। कहानी की प्रमुख विशेषताएं। 1. यथार्थवाद, रियलिज्म। प्रेमचंद का लेखन अपने यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कफन में गरीबी, भूख, सामाजिक ढोंग और मनुष्य की तुच्छ आकांक्षाओं को बड़ी सच्चाई से दर्शाया गया है। 2. व्यंग्य। कहानी में व्यंग्य बहुत गहरा है। गांव वाले गरीबों की मदद करते हैं, जबकि घीसू माधव उसी रकम से शराब पीते हैं। 3. पात्र चित्रण। घीसू चतुर, जीवन से समझौता कर चुका, लेकिन संवेदनहीन माधव युवक, लेकिन अपने पिता की तरह कामचोर बुद्धिया। दुख की प्रतिमा, मेहनती लेकिन असमय मृत्यु। 4. भाषा और शैली सरल, सहज और बोलचाल की भाषा कहानी को अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। समाप्ति। कफन कहानी भारतीय साहित्य की ऐसी धरोहर है जो दिखाती है कि समाज की गरीबी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय स्तर पर भी भयावह हो सकती है। घीसू माधव की करतूतें निंदनीय हैं, लेकिन कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या यह उनकी गलतियों का परिणाम है या परिस्थितियों का? यह प्रश्न ही कफन को महान बनाता है।